आज हमारा टॉपिक जो है वह है राज्यपाल की कार्य शक्ति, राज्यपाल की शक्तियाँ। पिछले क्लास में राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्यों को हमने देखा था, किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों में जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है उस पर चर्चा करेंगे और वित्तीय शक्ति पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा और फिर शक्ति व्यवस्थापिका शक्ति बचेगी और न्यायिक शक्ति बचेगी, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों की जब बात करते हैं तो केंद्र में हमने राष्ट्रपति पढ़ा था। राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है। तो आइए देखते हैं उसी में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो राज्यपाल के पास है वो किस प्रकार से हैं और क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 154 यानी कि 154, इसमें कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई है। राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति होगी, इसकी चर्चा आर्टिकल 154 में की गई है। तो ये कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल के पास होगी। विधानमंडल की चर्चा आगे करेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के पास होगी, जिसका उपयोग वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। यानी कि उनके अधीन जो आते हैं, राज्य का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है वह राज्यपाल होता है। उसके अंदर ही सारे राज्य में जितने भी अधिकारी होंगे, अधिकारी मतलब जो भी अधिकारी हों, सिविल सर्विसेज का अधिकारी या मिनिस्टर्स वगैरह, सारे राज्यपाल के अधीन ही आते हैं। तो राज्यपाल अपने शक्तियों का जो प्रयोग करेंगे वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, यानी कि अपने अधीनस्थ के सहयोग से करेंगे। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होगी, जिसका उपयोग वो अपने अधीनस्थ के सहयोग से करेंगे। फिर आर्टिकल 163, इसमें भी कार्यपालिका शक्ति की कुछ चर्चा की गई है, जो कि राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्ति को छोड़कर, यानी कि राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्ति होती है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी शक्ति है मंत्री परिषद के परामर्श पर एक तरह से कार्य करते हैं। यानी कि जो भी कार्य राज्यपाल करेंगे, अपने स्वविवेकीय कुछ शक्ति होती है राज्यपाल के पास, उस शक्ति को छोड़कर बाकी जितना भी कार्य होगा राज्यपाल के द्वारा वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, किसी की नियुक्ति करना या अन्य प्रकार के कार्य। उसी प्रकार से राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, सिर्फ स्वविवेकीय शक्ति को छोड़कर। फिर है राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद जो सलाह देते हैं उन पर पुनर्विचार के लिए वापस उन्हें नहीं भेज सकते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, यह राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। फिर आर्टिकल 164 की बात करते हैं। आर्टिकल 164 जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। गवर्नर जो हैं वह किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करते हैं। सबसे पहले तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री परामर्श देंगे कि इन व्यक्तियों का मंत्री के रूप में नियुक्त करना है। तो उस कारण से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश या सलाह पर करते हैं। तो आर्टिकल 164 में हमने देखा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह पर, उनकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल को जनजातीय मंत्री, कुछ स्टेट में जहाँ पर जनजाति क्षेत्र है, जनजाति लोग हैं, मतलब जनजाति लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनजातीय मंत्री नियुक्त करना अनिवार्य है राज्यपाल के लिए। तो वो कौन से
राज्य हैं, आइए देखते हैं। वो 4 राज्य हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, जो कि पहले झारखंड के स्थान पर बिहार था। झारखंड बाद में बना 2000 ईस्वी में, तो फिर उसके बाद संविधान में संशोधन किया, जो कि 2007 में संविधान में संशोधन किया गया। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 94वां संवैधानिक संशोधन, 94वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया 2007 में, उसके द्वारा बिहार शब्द को हटाकर झारखंड और छत्तीसगढ़ जोड़ा गया। क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों नए राज्य थे जो कि 2000 ईस्वी में बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से काटकर बनाया गया था और झारखंड जो कि बिहार से काटकर बनाया गया था। तो यहाँ पर एमपी का नाम रखा गया क्योंकि एमपी में भी मतलब कटने के, छत्तीसगढ़ कटने के बाद भी एमपी में जो संख्या है ट्राइब्स की बहुत है बिहार के कंपेयर, बिहार में बहुत कम है। पहले झारखंड के होने के कारण बिहार के साथ मतलब जब बिहार और झारखंड दोनों साथ था तो जो ट्राइब्स है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो अधिकतर ट्राइब्स की पॉपुलेशन झारखंड में चली गई और बिहार में बहुत कम रह गई। तो इस कारण से बिहार को हटाकर 94वां संविधान संशोधन के द्वारा झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया। तो यह इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यह भी याद रखना जरूरी है। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह किया गया था, जिसमें इन 4 राज्यों का मतलब इन 2 राज्यों को जोड़ा गया था, एक राज्य को हटाकर, बिहार को हटाकर, और इससे पहले सिर्फ 3 ही राज्य थे। फिर इसके आगे यदि बात की जाए तो राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वह सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद उनकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। फिर उन्हें शपथ भी कौन दिलाते हैं? मंत्रियों को राज्यपाल दिलाते हैं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाएंगे। और सभी मंत्री जितने भी होते हैं वो सभी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। जितने भी मंत्री होंगे जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं वो सभी राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। फिर आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 की बात करें तो राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य में जितने भी कार्य किए जाएंगे वह किनके नाम पर होगा? राज्यपाल के नाम पर। जिस प्रकार से केंद्र के जितने भी कार्य होते थे होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य में मतलब जिस राज्य में कोई भी राज्य हो, जितने भी राज्य हैं, राज्य के जितने भी कार्य होंगे वह राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। और राज्यपाल जो हैं विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य का जो आवंटन होता है उसका जो नियम होता है वह राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है। कार्यों के आवंटन का नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। जो विभाग का जो बंटवारा एक तरह से होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्री जो होती है, उसका जो कार्य का आवंटन का नियम होता है वह राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है। यह तो थी आर्टिकल 166। अब आर्टिकल 167 की यदि बात करें तो इसमें राज्यपाल जो हैं वह चीफ मिनिस्टर से यानी कि मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य प्रशासन के संबंध में, जिससे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति इंफॉर्मेशन ले सकते थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, उसी प्रकार से कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। उसी प्रकार से यहाँ राज्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राज्यपाल किससे? चीफ मिनिस्टर से। फिर राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर उप कुलपति वाइस चांसलर जिसे हम बोलते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग वाइस चांसलर होता है। तो राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं वहाँ पर जो कुलपति यानी कि उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसी कारण से
राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल होते हैं, यानी कि कुलपति उप कुलपति का अपॉइंटमेंट करते हैं। राज्य में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय, किसी भी राज्य में, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी, झारखंड, मतलब जो भी राज्य हो, उस राज्य में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके सभी कुलपतियों का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और उन सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति खुद राज्यपाल होते हैं। उप कुलपति का नियुक्ति, उप कुलपति की नियुक्ति यानी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं सभी वाइस चांसलर। फिर आर्टिकल 167 देखा किस प्रकार से वो नियुक्ति करते हैं। आगे की यदि बात की जाए तो इसमें राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार से राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, जो कि राज्य से संबंधित जितने भी केस होते हैं वो मतलब उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य को सलाह देते हैं कानून से संबंधित। तो ये जो महाधिवक्ता हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर उन्हें शपथ भी दिलाते हैं, नियुक्ति करते हैं, उनके बाद शपथ दिलाते हैं। और ये जो होते हैं ये इनके प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल नियुक्त करेंगे, उसके बाद शपथ दिलाएंगे और राज्यपाल जब चाहे इसे अपने उनके पद से हटा सकते हैं, क्योंकि ये उनके प्रसाद पर्यंत होते हैं। जिस प्रकार से राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, उसी प्रकार से महाधिवक्ता जो होते हैं वो किनके प्रसाद पर्यंत होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल ही उन्हें नियुक्त करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं और वो उनके प्रसाद पर्यंत भी होते हैं। तो यह तो थी हमारी कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। आर्टिकल 199 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक का अर्थ क्या होता है यह बताता है। और इसमें धन विधेयक राज्य जब विधानसभा में रखा जाएगा, सबसे पहली बात तो धन विधेयक जो होता है, राज्य का धन विधेयक विधानसभा में ही रखा जाता है, विधान परिषद में नहीं रखा जाता। जिस प्रकार से केंद्र में धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं, पहले नहीं रखा जाता, पहले लोकसभा में रखा जाता है, उसी प्रकार से राज्य में धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है और वह राज्यपाल की स्वीकृति पहले ले ली जाती है, उसके बाद ही रखा जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने के बाद ही लोकसभा में रखा जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्यपाल से मतलब अनुमति लेने के बाद ही, यानी कि स्वीकृति लेने के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है धन विधेयक। तो हमने देख लिया धन विधेयक स्वीकृति राज्यपाल से लेने के बाद ही रखा जाता है। फिर आर्टिकल 267, इसमें आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है। आकस्मिक निधि जो होता है, इसमें आकस्मिक निधि से धन खर्च यदि करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि राष्ट्रपति जब स्वीकृति दे देंगे, यानी कि परामर्श दे देंगे, परामर्श नहीं मतलब स्वीकृति से हम बोलते हैं, स्वीकृति यदि दे देंगे तो उसके बाद आकस्मिक निधि को खर्च किया जा सकता है। वैसे अब जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं वह एक तरह से मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, तो उस कारण से मतलब जो मंत्री परिषद है उस वही एक तरह से स्वीकृति देते हैं, इनडायरेक्टली हम यह बोल सकते हैं। फिर इसमें है आर्टिकल 243 243 आई और आर्टिकल 243 वाई। तो इसमें इन दोनों आर्टिकल में है मतलब एक तो वित्त आयोग आपने देखा होगा, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग, ये राज्य वित्त आयोग जिसका गठन कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और राज्यपाल चाहें तो ये आर्टिकल 243 आई में बहुत सारे कार्य निर्धारित किए गए हैं राज्य वित्त आयोग के लिए।
इस कार्य के अलावा भी कुछ कार्य इन्हें आवंटित कर सकते हैं, यानी कि सौंप सकते हैं, दे सकते हैं अन्य कार्य करने के लिए भी। तो हमने देख लिया किस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होती है, वो किस प्रकार से उनमें कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वह अपने अधीनस्थों के द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर विवेकीय शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी जो कार्य करते हैं, जो जितने भी कार्य होते हैं, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। फिर मंत्रिपरिषद का जो सलाह होता है वह पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। फिर वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं, उनके कार्य का जो आवंटन होता है, उनके विभागीय कार्य का वह आवंटन करते हैं, उनका आवंटन का नियम बनाते हैं। फिर सीएम से वह राज्य प्रशासन के बारे में पूछ सकते हैं। फिर कुलपति जो होते हैं, खुद कुलपति होते हैं और उप कुलपति का राज्य विश्वविद्यालय में वो नियुक्ति करते हैं। फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं और उन्हें वो प्रसाद पर्यंत होते हैं राज्यपाल के महाधिवक्ता। फिर धन विधेयक को परिभाषित किया गया आर्टिकल 199 में। फिर धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जा सकता है। फिर आकस्मिक निधि का यदि इस्तेमाल करना हो तो राज्यपाल उनसे स्वीकृति पहले लेनी होती है। फिर हर 5 साल में राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो हमने आज वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को पढ़ा। अगले क्लास में और भी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है और विधायिका शक्ति है, उन सब पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।